हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन करना सीखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चुनिंदा शेर का रसास्वादन दोनों पद्धतियों से करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने रसास्वादन से संबंधित मेरे वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के लिंक के थ्रू जाकर आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम रसास्वादन करते हैं चुनिंदा शेर का। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने आप लोगों को रसास्वादन के दो पद्धतियों के आधार पर कैसे आप प्रश्न का हल कर सकते हैं वो मैं आपको बतला चुका हूं। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से दोनों विधियों से संबंधित जो प्रारूप है, जो ढांचा है कि आप कैसे मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करें या संपूर्ण कविता के आधार पर कैसे रसास्वादन किया जाना चाहिए, उनको यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रसास्वादन के मुद्दे के आधार पर कि इसमें से आपको कोई 4 मुद्दे दिए जाएंगे और ये कितने अंकों के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं इनके बारे में मैं पीछे के वीडियोस में बता चुका हूं। बट यहाँ पर 4 मुद्दे, आप इनमें से किसी भी मुद्दों से संबंधित आपको पूछा जाए, आप बआसानी इसको कर सकते हैं। इस आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो ये भी 6 अंक के लिए है। अथवा करके आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है चुनिंदा शेर से संबंधित, तो वो प्रश्न अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो वो संपूर्ण कविता के आधार पर रहेगा। प्रश्न जो है वो ये है कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, या तो 4 मुद्दे पूछे जाएंगे अथवा करके या संपूर्ण कविता का रसास्वादन करने के लिए पूछा जाएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से चुनिंदा शेर का रसास्वादन दोनों विधियों में समझाने का प्रयास किया गया है, चाहे मुद्दों के आधार पर हो और चाहे पूरी कविता को संपूर्ण ध्यान में रखते हुए रसास्वादन करने के लिए पूछा जाए। तो चलिए हम आगे की स्लाइड के माध्यम से एक एक करके पहले रसास्वादन के मुद्दों के आधार पर समझते हैं, फिर संपूर्ण कविता के आधार पर रसास्वादन कैसे किया जाना चाहिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले कविता का शीर्षक यानी टाइटल क्या रहेगा। आप को कविता का नाम जो है शीर्षक के सामने लिखना होगा। क्योंकि चुनिंदा शेर से संबंधित है तो कविता का शीर्षक जो है चुनिंदा शेर होगा। मैंने एक बात आपको रसास्वादन के मुद्दे वाले वीडियो में समझाया था कि कविता का अंश किसी काव्य पुस्तिका या काव्य संग्रह से लिया जाता है। यदि आप उस बिंदु को याद रखें तो ये एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट, एक अच्छा प्रभाव डालता है। अब जैसे कि चुनिंदा शेर, ये कविता का आपकी टेक्स्ट बुक के आधार पर शीर्षक जरूर है, लेकिन चुनिंदा शेर जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिया गया है वो सूरज तुम्हारा है नामक गजल संग्रह से लिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो ये एक अच्छा प्रभाव डालने वाला माध्यम या तरीका बन जाता है। अगला जो मुद्दा रहेगा वो कविता के रचनाकार के रूप में रह सकता है और इस गजल के, इस कविता के लिखने वाले कैलाश सेंगर जी हैं। तो इस प्रकार से आप कविता का शीर्षक एक मुद्दा हो गया, कविता के रचनाकार ये दूसरा मुद्दा हो गया, और कैलाश सेंगर जी इस कविता के रचनाकार हैं जिनका देहांत अभी पिछले दिनों ही हुआ है। चलिए अगले स्लाइड के माध्यम से हम अगले मुद्दे को समझते हैं। अगला जो तीसरा मुद्दा है कविता का केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव या अन्य मुद्दे शब्दों के आधार पर क्या मतलब रखते हैं, क्या मायने रखते हैं, वो रसास्वादन के मुद्दे वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। यदि आपको समझना है तो लिंक के जरिए उस वीडियो को आप देखकर भली भांति उससे अवगत हो सकते हैं। चलिए हम चुनिंदा शेर की कविता का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं एक एक करके। चुनिंदा शेरों में जो शीर्षक है में कवि सेंगर जी ने परिश्रम के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका मानना यानी कवि का कहना है कि जिंदगी की आपाधापी में व्यक्ति मानवता से, इंसानियत से दूर होता चला जा रहा है। अंधेरों से जो टकराने का साहस रखते हैं उनको ही रोशनी मिलती है।
लोगों के स्वप्न देखने की बात पर कवि सेंगर जी कहते हैं कि मात्र सपने देखने से सफलता नहीं प्राप्त होती। क्या आप डे ड्रीमर के तौर पर सपना देखते रहिए, सपना बड़ा सुहाना होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो वास्तविक जीवन में आपका प्रवेश हो जाता है। लेकिन यहां पर कवि यही समझाना चाह रहे हैं कि सपने मात्र सपने तभी तक रह जाते हैं जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं, जब तक उन्हें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सपने देखने से सफलता नहीं प्राप्त होती, बल्कि व्यक्ति को उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। कवि सेंगर आगे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने दुखों को छिपाने आना चाहिए। यह दुनिया, यह संसार की जो रीति है बड़ी अलग है कि वो दूसरों की कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश करती है, मदद करने के बजाय। इसलिए सदैव अपने गम को, अपनी तकलीफों को, अपने कष्ट को अंतर मन में रखना चाहिए। अपने गम को छुपाकर मुस्कुराने की आदत बना लेनी चाहिए। इस कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार से आप इस मुद्दे में अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप केंद्रीय भाव को अगले परिच्छेद में इन बिंदुओं के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रेम मानवता रूपी संबंध को, इंसानियत जैसे रिश्तों को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हम लोगों को, यानी इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। स्वच्छता, साफ सफाई भी एक अहम मुद्दा आज के दौर में बनता चला जा रहा है। उसके बारे में भी यहां पर कवि ने इंगित किया है, समझाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वच्छता के माध्यम से समाज की मानसिकता, मेंटालिटी को भी साफ रखा जा सकता है। इस बात को पवित्र नदी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। व्यक्ति के अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए, अन्यथा वह दूसरों के साथ स्वयं का भी नाश कर बैठता है। संघर्ष करने वालों के बारे में कवि का यह मानना है कि संघर्ष करने वालों के रास्ते में कष्ट भी आने से कष्ट जो है वो खुद घबरा जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि संघर्ष करने वाला कभी हार नहीं मानता, वो डटकर सामना करता है। तो इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से जकड़ा रहता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन है उनका कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो जाए। अगले मुद्दे की ओर हम बढ़ते हैं, प्रतीक विधान। प्रतीक शब्द, सिंबल जिसे आप कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, पिछले वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इस कविता में, चुनिंदा शेर नामक कविता में प्रतीक विधान के बिंदु कौन कौन से हैं, एक एक करके हम यहां पर समझते हैं। कि इस कविता में चट्टानों पर फूल खिलाने की बात को कवि ने प्रतीकात्मकता के आधार पर चित्रित किया है। चट्टानों पर फूल खिलाना कोई सरल काम नहीं है, बट यहां पर एक प्रतीकता के रूप पर यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई। कवि का मत है, उनका मानना है कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, जूझने की सोच रखता है, संघर्ष करके आगे बढ़ने की एक मानसिकता अगर उसके मन में है, तो उसके जीवन में खुशियों के फूल जरूर खिलते हैं। अगला बिंदु देखिए कि कवि कह रहे हैं कि आंखों से इत्र बांटने को प्रतीक रूप में लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मानव जीवन में बलिदान, कुर्बानी और त्याग की अहमियत को दर्शाया है कि स्वार्थी इंसान, खुदगर्ज इंसान अपने बारे में सोचता है। जो असल में इंसान होता है, जो मानव होता है, जिसके अंदर मानवता वाली सोच होती है, वो बलिदानी होता है, वो त्यागी होता है। और यही भाव समाज में सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। चट्टानी रातों को जुगनू से संवारने का प्रतीक रूप में वर्णन करते हुए कवि सेंगर जी कहते हैं
कि जिस प्रकार घने और भयावह रात्रि के बाद, भयानक अंधेरी रात के बाद सुखद सुबह का आगमन होता है, वैसे ही मानव जीवन में भी दुख रूपी बादलों को दूर करने के लिए खुशी रूपी किरणों का आगमन जरूर होगा। ये यहां पर जुगनुओं से संवारने को प्रतीक रूप में कवि ने वर्णित किया है। अगले मुद्दे में कल्पना, इमेजिनेशन। कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये 2 लाइन पंक्तियों के आधार पर देखिएगा कि हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि की इन 2 पंक्तियों के आधार का भावार्थ क्या है, उसे आपको कल्पना नामक मुद्दे में लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि की कल्पना, कवि का इमेजिनेशन पावर, कवि की सोच दिल को छू लेती है। किसी को तकलीफ देकर, किसी को कष्ट देकर, मजबूर करके उसकी आंखों में आंसू लाना, कवि कह रहे हैं बड़ा आसान होता है, परंतु रोते हुए चेहरों पर मुस्कान लाना बड़ा ही मुश्किल काम है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गमों का पहाड़ अपने सीने में दफन किए रहते हैं और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने का अथक प्रयास करते रहते हैं। समाज उनके आंखों में छिपे हुए दुख रूपी आंसुओं को उनकी हंसी के कारण न देख पाती है और न ही उनको समझ पाती है। ऐसे लोग अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा लगाकर अपने जीवन की वास्तविकता, रियलिटी, हकीकत जो कि तकलीफों से भरी रहती है, उसे छिपाकर लोगों के जीवन को खुशहाल करने में व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को आप कल्पना में अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। कवि अगले मुद्दे में पसंद की पंक्तियों और उन पंक्तियों के आधार पर पड़ने वाले प्रभाव और क्यों पसंद है वो अगले स्लाइड में बतलाया गया है। देखिए यहां पर कि वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वो इनकलाब लिखता था। इसका असर, इससे मैं किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सेंगर जी ने सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली अथक मेहनत का वर्णन किया है कि आसमान की बुलंदियों को छूने की सोच रखने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचता है। अब अगली स्लाइड के माध्यम से, पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जो 2 लाइन पसंद की पंक्तियों के आधार पर लिखा था कि वो आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वो इनकलाब लिखता था। तो कविता पसंद आने, यानी वो 2 पंक्तियां क्यों कर पसंद आई, उसको आपको यहां पर पंक्तिबद्ध करना है। प्रयास, दोस्तों प्रयास एक ऐसा माध्यम है, प्रयास यानी कोशिश, जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक, उसके लक्ष्य, उसके मकसद तक पहुंचाने का कार्य करता है। पंक्तियों में आसमां शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो बुलंदियों की ओर अग्रसर होने का भाव प्रकट करता है। व्यक्ति की सफलता में सपनों की अहम भूमिका होती है। देखिए, जो सफलता, कामयाबी, प्रयास, उससे संबंधित 2 लाइन के गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब यहां पर व्यक्ति अगर कोशिश करता है अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को प्राप्त करने की, तो कामयाबी उसको मिलती ही मिलती है। तो व्यक्ति की सफलता में सपनों की अहम भूमिका होती है। ख्वाब देखना यह बड़ा जरूरी है। कहा भी जाता है कि बिना सपनों के, बिना ख्वाब के
सपनों के सहारे वास्तविकता में यानी असल जिंदगी में सफलता प्राप्त करना दुष्कर कार्य, बड़ा मुश्किल काम होता है। एक सामान्य, एक मामूली इंसान भी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए सपनों के बल के पर का सहारा लेते हुए ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता है। शायर ने दूसरी पंक्ति में कि उसे पता ना था वो इनकलाब लिखता था, इस पंक्ति में इसी कोशिश के आधार पर समाज में क्रांति, एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब लाने की बात की है। उन्हीं सपनों के आधार पर एक साधारण, एक मामूली आदमी न केवल अपने जीवन में अपितु समाज में भी जबरदस्त क्रांति लाने में सक्षम होता है। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह अगर इंसान यह सोच ले कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि इंसान यह सोच ले कि अपने आप में वो संपूर्ण है, हर एक तरह की प्रॉब्लम का, हर एक तरह की समस्या का वो निपटारा कर सकता है, सामना करके उसे समाप्त कर सकता है, अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है, अगर वो एक कदम आगे बढ़ता है, पीछे एक समूह, एक भीड़ उसके पीछे आ जाती है और उसका सपोर्ट करने लगती है। तो कहने का मतलब ये सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन निराधार नहीं, सिर्फ देखकर आंखें खुले और खत्म, ऐसा नहीं। उस सपने को वास्तविकता में बदलने की मानसिकता भी होनी चाहिए। अगले मुद्दे में भाषा शैली और कविता के जो शब्द रूप हैं उनको हम एक एक करके यहां पर समझ लेते हैं कि चुनिंदा शेर की भाषा शैली में सहजता और सरलता है। पंक्तियों में तुकांत, रिदम, लाइनिंग, जो लास्ट के वर्ड हैं एक जैसे मिलते जुलते, और एक लय होने के कारण पठन करने में, पढ़ने में आनंद, मजा मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। चूंकि इस कविता की विधा उर्दू गजल की है, इसलिए उर्दू शब्दों की बहुलता भी है। उर्दू शब्दों की मिठास इस कविता को गेयता प्रदान करती है, जिसे सुनने में एक मजा, एक आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर मुद्दों के आधार पर आप रसास्वादन कर सकते हैं। अब हम आगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में रसास्वादन के लिए प्रश्न दिया गया है, उस पर कैसे रसास्वादन किया जाना चाहिए, उसे परिच्छेदों में कैसे विभक्त किया जाना चाहिए और किस प्रकार से बिंदुओं को लिखना चाहिए, वो आगे के स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। देखिए, अथवा करके यह प्रश्न आएगा, या तो वो मुद्दों के आधार पर 4 मुद्दे दिए रहेंगे, या फिर अथवा करके इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और आपको संपूर्ण कविता को ध्यान में रखकर कविता का रसास्वादन करना होगा, जो कि 6 अंकों के लिए रहता है। तो चलिए करते हैं रसास्वादन चुनिंदा शेर का। तो सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि लिखने वाला कौन, टाइटल क्या, शीर्षक क्या, तो कविता चुनिंदा शेर के कवि कैलाश सेंगर जी हैं। यह कविता जो चुनिंदा शेर, जो अंश है, काव्यांश, सूरज तुम्हारा है नामक गजल संग्रह में संकलित है। मनुष्य जीवन में संपूर्ण कविता का रसास्वादन यहां पर किस प्रकार से मेन मुख्य मुख्य बिंदु आपको लिखने हैं, वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मनुष्य जीवन में आई परेशानियों से ना घबराते हुए उनका डटकर सामना करने से उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, इस बात की पुष्टि इन शेरों के माध्यम से दिखलाई पड़ती है। कवि सेंगर जी कहते हैं कि जिस तरह से हर रात के बाद दिन का आना प्रकृति का अटल नियम है, कुदरत का बनाया हुआ कानून है, ठीक वैसे ही यदि इंसान के जीवन में कष्ट या तकलीफ है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या से वो जूझ रहा है, तो एक ना एक दिन उस समस्या से उसे अवश्य निजात मिलेगी। अगला बिंदु हम
रसास्वादन के आधार पर यहां पर देख लेते हैं कि कवि इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं, प्रबल समर्थन कर रहे हैं कि व्यक्ति को सपने अवश्य देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि सपनों के आधार पर ही किसी भी वस्तु को रूप और आकार दिया जा सकता है, एक सांचे में ढाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपना ही वास्तविकता की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान होता है, सीढ़ी का पहला स्टेप होता है। अगर मात्र आप सपना देखते हैं, अमल नहीं करते, तो भी बेकार। और आप सपना ही नहीं देखते तो वास्तविकता में बदलने की आपकी सोच भी नहीं बन पाएगी। तो सपना देखना यह भी जरूरी होता है। कवि आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल खुद की तकलीफों को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दुख जाहिर हो जाने पर उसे बांटने वाले कम, अपितु उससे फायदा उठाने वाले प्रायः हर जगह दिखलाई पड़ते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से स्वच्छता की परिभाषा, साफ सफाई के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साफ सफाई की दुहाई देने वाला समाज ही गंदगी फैलाने का कारण होता है। जिस नदी की हम पूजा अर्चना करते हैं, उसी नदी को गंदा करने में हम जरा भी हिचकिचाते नहीं है। कवि ने इस कविता के माध्यम से साधु संतों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, इस बात की पुष्टि की है। कवि आगे कह रहे हैं कि आज की भागम भाग जिंदगी में इंसान के पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, हर एक इंसान किसी ना किसी जल्दबाजी में है और उसे कहीं ना कहीं पहुंचना है। उसके पास जो समय है वो उसके स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि किसी से उधार ले रखा है और उसे वापस करने जा रहा है। कवि आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कवि इस बात की ओर इंगित करते हैं, इशारा कर रहे हैं। उनकी चाह है, उनकी मंशा है, उनकी इच्छा है कि काश ऐसा हो कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाए, हर व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। एक गरीब अपनी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाता है। हर एक दिन वो अपने हृदय में एक नया सपना संजोता रहता है कि एक ना एक दिन वो अपने बच्चों की जरूरत को जरूर पूरा करेगा। इस प्रकार की सोच से व्यक्ति के जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ भरते चले जाते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कभी नहीं हो पाती। कवि का जो संपूर्ण कविता के आधार पर रसास्वादन आप लोगों को करना है, वो अंत का जो पैराग्राफ होना चाहिए वो भाषा शैली के आधार पर होना चाहिए, शब्द प्रयोग के आधार पर होना चाहिए, और उनमें कौन से बिंदु लिखे जाने चाहिए वो यहां पर आप एक एक करके देख सकते हैं। यहां पर क्या उर्दू कविता के जो विधा है, प्रसिद्ध विधा गजल को माना जाता है। कविता में सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। शेरों में माधुर्य गुण और गेयता, यानी आप गुनगुना सकते हैं, एक मिठास वहां पर है। कविता चूंकि गजल विधा में है तो उर्दू शब्दों का बहुलता के साथ प्रयोग भी हुआ है। पंक्तियों में तुकांत, लास्ट के जो शब्द हैं वो एक जैसे मिलते जुलते, और एक लय, एक रिदम, एक राग, ये होने के कारण पठन करने में, पढ़ने में एक आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा मजा मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से चुनिंदा शेर से संबंधित अगर आप मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करने के लिए आए तो भी आप उसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और यदि संपूर्ण कविता को ध्यान में रखकर रसास्वादन के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो भी आप इस विधा को अपनाकर, इस तरीके को अपनाकर, इन बिंदुओं को समझते हुए, अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए अच्छे अंकों को हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि चुनिंदा शेर से संबंधित जो
मुद्दों के आधार पर रसास्वादन या संपूर्ण कविता को लेकर रसास्वादन मैंने आप लोगों को समझाया, वो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेकर, आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित रसास्वादन या फिर आपके जो अभ्यास क्रम किस प्रकार से आपको करना चाहिए, इनसे संबंधित किसी न किसी वीडियो को लेकर मैं जल्दी हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।